हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आधुनिक भारत के इतिहास को हम देख रहे थे और हमने ब्रिटिश सत्ता को स्थापित भारत में करने की प्रणाली को चालू कर दिया था। हमने देखा था कि कैसे बंगाल में अंग्रेजों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, शासन करने लगे हैं। इसके बाद पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था मराठाओं से भी संबंध के बारे में, अंग्रेजों का कैसे उन्होंने अलग अलग संधियां करके 3 मराठाओं से युद्ध लड़े अंग्रेजों ने और मराठा सल्तनत को भी क्या कर लिया उन्होंने, मराठा साम्राज्य को अपने आधिपत्य में ले लिया। अब नीचे का एक और साम्राज्य था जिसे मैसूर साम्राज्य कहा जाता था। उस मैसूर साम्राज्य को भी धीरे धीरे 4 युद्ध करके अंग्रेजों ने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आंग्ल मैसूर संबंध। भैया ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में ये निजाम की हैदराबाद वाली टेरिटरी हुआ करती थी, ठीक है। ये पेशवाई चलती थी और इसके ऊपर पूरे में मराठा हुआ करता था। लेकिन ये नीचे वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये क्या हुआ करता था, ये मैसूर हुआ करता था। और यहीं पे मैसूर साम्राज्य स्टैब्लिश था, जिसमें हमें 2 किरदारों की बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। एक है हमारे हैदर अली, क्या नाम है, हैदर अली। और हैदर अली ही स्टैब्लिश करते हैं इस मैसूर साम्राज्य को। इनके बाद इनके बेटे आ जाते हैं जिनका नाम है टीपू सुल्तान। क्या नाम है, टीपू सुल्तान। इनसे ही युद्ध होते हैं भैया, है ना। पहला और दूसरा 2 युद्ध होते हैं हैदर अली से, किसके, अंग्रेजों के। और हालांकि टीपू सुल्तान भी मदद कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। और लास्ट के तीसरा चौथा जो युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये किससे होंगे, टीपू सुल्तान से। लास्ट युद्ध में 1799 में मई 4 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ाई करते करते अपनी राजधानी की रक्षा, श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। वीर गति को प्राप्त होते हैं और इसी के साथ ये मैसूर साम्राज्य भी अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाता भैया, एक प्रकार से उनके आधिपत्य पे आ जाता है ना। तो वही सारी चीजों को हमें यहाँ देखना है। बस हमें ये पता तो चले कि एटलीस्ट कहाँ है वो जगह, मैसूर क्या कैसे चल रहा था। अभी तक हमें ये पता है कि भैया यहाँ पे ऊपर उत्तर में आप जाएंगे तो बंगाल टेरिटरी है, जो अब अंग्रेजों ने कब्जा कर ली, मराठाओं से भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। अच्छा, ये मराठा और मैसूर दोनों साथ में ही चल रहे थे एक प्रकार से युद्ध, है ना। लेकिन मराठा बाद में फुल टू फाइनली 1818 में इनके कब्जे में आ पाता है। ये 1799 में ही मैसूर जो है इनके कब्जे में आ जाता है। तो कोई एक पहले पढ़ना था तो मैंने कहा पहले ऊपर का देख लें, मराठा देख लें, मैसूर देख लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया। आंग्ल मैसूर संबंध। एक सेकेंड में पहले कलर चेंज कर लूं, पेन का क्या है, थोड़ा सा ब्लू पे ब्लू अच्छा लगेगा नहीं, है ना। सो अपन इसको कर लेते हैं रेड। चलो अभी क्या कि यहाँ पे आंग्ल मैसूर संबंध हम देखने वाले हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर जो साम्राज्य था उससे क्या अंग्रेजों के संबंध थे, या मैसूर वालों के अंग्रेजों से क्या संबंध थे। तो भैया मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बीच जो लड़ाइयां हुई हैं 18वीं शताब्दी में, है ना। 18वीं शताब्दी पे ही ये सारी लड़ाइयां हुई और 18वीं शताब्दी की लास्ट 3 दशकों में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में 4 युद्ध हुए। कितने, आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुए, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इसी युद्ध के दौरान हैदर अली जो संस्थापक हैं और उनके बेटे टीपू सुल्तान, इन दोनों को सत्ता से ही उखाड़ फेंका, साथ ही साथ इनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों का युद्ध में ही मृत्यु होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध भारत में ब्रिटिश और मैसूर साम्राज्य के बीच में हुई लड़ाई कितनी बार, 4 सैन्य टकरावों में इसको बांटा गया है, 4 युद्ध हुए अलग अलग। अब इसके अंतर्गत हम चारों टकराव को देखेंगे या चारों जानकारी को देखेंगे। पहला जो युद्ध है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, स्टार्टिंग होगी इसकी 1767 में। 1769 तक ये होता है युद्ध, 2 सालों का। इसके पीछे की पृष्ठभूमि पे भी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। थोड़ा सा बैक हम जाते हैं। हमने देखा था बिल्कुल शुरुआत में यूरोपियों के आगमन को देखा था। आगमन के बाद हमने देखा था कि चूंकि यूरोपीय कंपनी अलग अलग बहुत सारी हो रही थी, है ना, जिसमें पुर्तगाली भी थे, डच डेनिश भी थे, अंग्रेज तो थे ही, और फ्रांसीसी भी हुआ करते थे। तो पहले तो इन कंपनियों में वर्चस्व स्थापित करा किसने, अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों को हरा ही दिया था, है ना, डच डेनिस को हरा दिया था। सबसे ज्यादा जो समस्या आई वो फ्रांसीसियों के साथ युद्ध में।
तो इसी समय जब 3 कर्नाटक युद्ध हो चुके थे और कर्नाटक युद्ध के साथ ही फ्रांसीसियों का दबदबा जो है भारत से खत्म हो चुका था। दबदबा किसका बन गया था? अंग्रेजों का बन गया था। अब चूंकि फ्रांसीसी लोग जो थे उनका थोड़ा सा संबंध जो है, थोड़ा सा क्या अच्छा महत्वपूर्ण संबंध जो है वो किससे? मैसूर साम्राज्य से हुआ करता था। अब मैसूर साम्राज्य से हुआ करता था तो भैया जब फ्रांसीसी लोग हार गए, उनका वर्चस्व बचा नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ कुछ चीजें होती हैं जिनके कारण, चूंकि संबंध फ्रांसीसियों से थे, तो एक ये कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अंग्रेजों का मैसूर राज्य से संघर्ष करने का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, पृष्ठभूमि को हम समझ लेते हैं। क्या हुआ भैया? 1612 की बात है, 1612, ठीक है, 1612 की बात है। 1612 में वाडियार राजवंश चल रहा था। वाडियार राजवंश कर्नाटक में चल रहा था। तो कर्नाटक मतलब मैसूर क्षेत्र के अंतर्गत था, हिंदू साम्राज्य हुआ करता था 1612 के आसपास। तभी की बात है कि तभी अंग्रेज भी भारत आई थी, है ना, उसी समय की बात है। 1734, ये तो 1612 है, 1612 से 1734 तक तो हिंदू साम्राज्य रहा, है ना। अभी 1734 से 1776 तक, 66 तक सॉरी, चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय, ये हिंदू शासन ही है, हिंदू राज्य वाडियार वंश के ही है, शासक है कृष्णराज वाडियार इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने शासन किया एक सैनिक के रूप में। यहां पे जर्नी की शुरुआत होगी किसकी? हैदर अली की। किसके समय में? कृष्णराज वाडियार जो द्वितीय हुआ करते थे हिंदू राज्य के, मतलब वाडियार वंश चल रहा था कर्नाटक में, उसमें एक सैनिक के रूप में हैदर अली भर्ती होते हैं। किनके शासनकाल में? कृष्णराज वाडियार के शासनकाल। कब की बात है ये? वाडियार वंश की सेना में नियुक्त हो गए इनके शासनकाल में, 1734 से 66। महान प्रशासनिक कुशलता और सैन्य रणनीति, ये तीनों खूबियां हैं किसकी? हैदर अली की। किसकी? हैदर अली की खूबियां हैं भैया, एक तो कुशलता, प्रशासनिक कौशल और रणनीति, युद्ध की रणनीति जो है, उसके कारण मैसूर में धीरे 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 क्या हो गया? हैदर अली शासक बन जाता है। कहां का? मैसूर का। सोच लो, एक शुरुआत कहां से करी है? सैनिक से, और धीरे 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 वो शासक बन जाता है, क्योंकि कुशलता थी, रणनीतिक कौशल था, प्रशासनिक कौशल था, और इसके अलावा सैन्य रणनीति बनाने में भी कुशल हुआ करते थे। युद्ध में तो भाई वीर तो दिखाई रहे थे, सारी चीजें, तो ये भैया वास्तविक शासक मैसूर के बन जाते हैं। कौन? हैदर अली। हैदर अली के नेतृत्व में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में था। ये 18वीं शताब्दी चल रही है ना, 18वीं शताब्दी ये पूर्वार्ध का समय है, फिर यहाँ उत्तरार्ध स्टार्ट हो जाता है। तो 1766 में मान लो कि हैदर अली शासक बन गए, कहां के? मैसूर के। जब वो मैसूर के शासक बने तो ये समय है 18वीं शताब्दी के बाद का, मतलब आदि होने के बाद, तो उत्तरार्ध बोलते हैं उसको। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर के आने लग गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है, नेतृत्वकर्ता जो है वो शक्तिशाली है, तो वही होता है कि भैया राज्य आपका मजबूत हो जाएगा। अब ये शक्तिशाली हो गए कौन? मैसूर। ये इससे क्या होगा? पहला आंग्ल मैसूर वॉर। कैसे होगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मालाबार तट है, मालाबार तट जानते होंगे आप, मुझे लगता है जो केरल वाला तट है ना, उसको मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, तो मालाबार तट के व्यापार पर किसका? हैदर अली का नियंत्रण हो गया। अब हैदर अली का जब नियंत्रण हुआ उस जगह पे मालाबार पे, तो मैसूर की फ्रांसीसियों से बनने लग गई। फ्रांसीसी लोग जो व्यापार कर रहे थे उस जगह पे, उनसे इनकी संबंध अच्छे स्टैब्लिश हो गए। किसके? मैसूर के। अच्छा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त तो दुश्मन ही हो जाएंगे ना। मतलब फ्रांसीसियों के दुश्मन कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने अभी सत्ता को स्टैब्लिश कर लिया है, फ्रांसीसियों को हरा दिया है। अब उनके दोस्त कौन है? मैसूर वाले, हैदर अली। तो भैया बुरा तो लगेगा अंग्रेजों को ना। तो अब ये कारण बन जाएगा, किस कारण से? लड़ाई का कारण। यही हुआ, अंग्रेजों के राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों मद्रास और उनके नियंत्रण को खतरे में डाल दिया। किसने डाल दिया? मैसूर साम्राज्य के फ्रांसीसियों से जो अच्छे संबंध थे, वो संबंध के कारण अब अंग्रेजों को डर लगने लगा कि कल को फ्रांसीसी लोग सपोर्ट लेंगे हैदर अली का, मैसूर साम्राज्य का, और हमें, क्योंकि हमारा भी व्यापार, वाणिज्यिक और सारा व्यापार हमारा जो चल रहा है उसी दक्षिण भारत में जो चल रहा है वहीं से होके जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कल को हमें समस्या हो सकती है। और यही वजह थी जिसके कारण क्या हो जाता है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है। थोड़ी सी और पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। हुआ ये कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध हमें पता है कब हुआ था? 1764 को हुआ था, हमने डिस्कस किया था, अक्टूबर 1764 में। तो बंगाल के नवाब जो हुआ कर रहे थे, कौन थे उस समय?
बंगाल के नवाब, उस समय बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम को हरा दिया था संयुक्त सेना को। मीर कासिम के अलावा भैया अवध के नवाब भी थे, सुजाउद्दौला, और दिल्ली के शासक, मुगल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय, इन लोगों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था बक्सर के युद्ध। तो इस सफलता के बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ भी एक संधि करी। बंगाल के नीचे हैदराबाद, तो हैदराबाद में उस समय निजाम का शासन चलता था। तो हैदराबाद के निजाम से इन्होंने संधि करी, और उसके नीचे जस्ट क्या आ रहा है? मराठा और मैसूर, मतलब बगल में मराठा, नीचे मैसूर। तो अब समस्या यहां है। ठीक है, सो अंतिम समय में निजाम ने क्या करा? मराठा लोगों के साथ समस्या पैदा हो रही थी, मतभेद तो थे। हमने ये मराठा वॉर में देख लिया है कि भैया निजाम के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। हालांकि कोशिश रही बीच में मराठाओं ने निजाम को मिलाया भी साथ में, लेकिन फिर अंग्रेजों ने कूटनीतिक सहारा लेके क्या करा? निजाम को अलग कर दिया उस संधि से। तो वही हुआ। तो इनने जब संधि करी, किसने संधि करी? अंग्रेजों ने निजाम के साथ संधि करी, क्योंकि मराठाओं से उन्हें समस्या थी। तो भैया दोस्ती कर ली। अब क्या हुआ? हैदर अली से रक्षा करने के लिए, भाई मराठाओं से तो समस्या थी, अब हैदर अली भी तो थे, है ना? सो हैदर अली से रक्षा करने के लिए निजाम ने क्या करा? उत्तरी सरकार जो तट है उसको अंग्रेजों को देने को वो राजी हो गए। उन्होंने कहा भैया आप हमारी रक्षा करेंगे, किससे? हैदर अली से, मराठाओं से, और हम आपको उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार समझ रहे हैं ना क्या है? पता है ना? मालाबार तट क्या है? केरल वाला तट। उत्तरी सरकार तट है जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बाद वाला जो तट है ना, वो वाला पूर्वी घाट पे, उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी सरकार वाला जो इलाका है वो अंग्रेजों को दे देंगे। कौन? निजाम के अधिकार में था, निजाम दे देंगे। किस बेसिस पे दे देंगे? अगर आप मराठाओं और हैदर अली से हमारी रक्षा करते हैं तो। अंग्रेजों को खुशी होगी, क्या ही दिक्कत है भाई, हम करेंगे। और बस ये भैया हैदर अली हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हैदर अली के साथ विरोध करने के लिए हैदराबाद का निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये तीनों एकजुट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भैया शक्ति किसकी बढ़ रही है? मैसूर की बढ़ रही है, हैदर अली की बढ़ रही है। तो अब लोग घबराएंगे। क्यों? देखो यार, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हालांकि मैप मैंने आपको पहले दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी यहां देखो, ये वाला इलाका है दक्षिण भारत का। ये पूरा जो है ये क्षेत्र, ये किसका है? ये मराठाओं का है। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है ये निजाम का है, और इसके आसपास वाला ये जो क्षेत्र है ये मैसूर का है। किसका है? मैसूर का। मैसूर के शासक ये है हैदर अली। ठीक है, इनके फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध है। अब यार ये मराठा ऊपर इनकी बाउंड्री लग रही है, इधर फैलेंगे तो इधर निजाम की बाउंड्री लग रही है। कोई भी राजा है वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता है, युद्ध करके जीतना चाहता है। ठीक है, तो उसको जाना है, अपने साम्राज्य को फैलाना है, यानी इन दोनों को खतरा है। ऊपर अंग्रेज है, ये ब्रिटिश मतलब बंगाल वाला शासन इन्हें ले ही लिया। ठीक है, मद्रास में भी कुछ अंग्रेजों की फैक्ट्री है, तो भैया इधर भी इन्हें समस्या है कि अगर ये फैलेंगे तो मतलब ये बीच में घिरा हुआ है। इससे अंग्रेजों को समस्या है, निजाम को समस्या है, मराठाओं को समस्या है। तो तीनों लोगों को जब समस्या है तो क्या करेंगे? वो इकट्ठे होंगे और कोशिश करेंगे कि हैदर अली को खत्म किया जाए, उनके साम्राज्य को खत्म किया जाए। यही बात है कि नहीं? तो यही हुआ। ठीक है, तो तीनों में हो गई संधि। किस किस में संधि हो गई? हैदराबाद के निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये तीनों इकट्ठे हो गए। और हैदर अली जैसा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भैया ये बहुत ही कुशल व्यक्ति था, रणनीतिक रूप से भी बहुत चतुर व्यक्ति था। तो हैदर अली अपनी चतुरता से क्या करते हैं? कूटनीतिक रूप से मराठों को, ऊपर वाले लोगों को तटस्थ कर देते हैं। तटस्थ मतलब कि ना आप हमारे खिलाफ लड़ोगे और ना इनका सपोर्ट करोगे। आपको नहीं मतलब हम आपसे लड़ाई करेंगे, पक्की बात है, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है? बस आपको सहयोग नहीं करना है। किसका? ना निजाम का, ना अंग्रेजों। मराठाओं से युद्ध हो ही रहे थे, माहौल था ही, तो भैया वो शांत हो जाते। कौन? मराठा शांत, कोई दिक्कत नहीं। हैदर अली ने निजाम को क्या किया? निजाम को, ये तो मराठाओं की बात हो गई, निजाम के साथ भी पहुंचे, पेशकश दी। उनने क्या करा निजाम को? उनने कहा कि भैया आरकोट जगह का नाम है, आरकोट के जो नवाब हैं उनसे भी हैदराबाद के निजाम का विरोध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था। उन्होंने कहा कि आरकोट के नवाब के विरुद्ध हम आपको क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे। तो भैया निजाम भी इनके साथ हो गए। अब देख रहे कूटनीति, देख रहे अब अंग्रेज अकेले हो गए, तो भगा भगा के फोड़ा है फिर अंग्रेजों को। यही हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे कि जब मराठा आपके सपोर्ट में होगा, तटस्थ होगा, लड़ेंगे नहीं,
निजाम को अपने सपोर्ट में मिला लिया तो अंग्रेज भैया गुस्सा हो जाएंगे। बस हैदर अली द्वारा जो मजबूत सेना बनाई गई थी। अच्छा, हैदर अली की सेना का देखो यार क्या होता है कि हैदर अली जैसा हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि फ्रांसीसियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। जब फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध थे तो फ्रांसीसी, ऐसा कहा जाता है कि उस समय दुनिया में सबसे अच्छी जो थल सेना थी, मतलब आर्मी जिसको कहा जाता है, वो आर्मी सबसे कुशल सेना, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना फ्रांसीसियों की हुआ। हालांकि नेवी मतलब नौसेना, जो पानी वाली जो सेना होती है, वो ब्रिटिशर्स की सबसे मजबूत हुआ करती थी। सो अपने पास तो भैया हमें अभी सेना आर्मी का वो करना है ना, तो हैदर अली के संबंध फ्रांसीसियों अच्छे थे, तो फ्रांसीसियों से उन्होंने कुछ संधि करी थी। उस संधि के हिसाब से इन्हें अपनी सेना को यूरोप की सेना के द्वारा या फ्रांसीसियों की सेना के द्वारा ट्रेंड करवाया था, है ना। सो इनकी सेना भी मजबूत हो गई थी उस हिसाब से। तो वही चीज यहाँ लिखा है, हैदर अली द्वारा निर्मित मजबूत सेना द्वारा बिदनूर, जगह का नाम है, केनरा, सेरा, मालाबार और सुंडा, ये सारे दक्षिण में जो क्षेत्र हैं उनको क्या कर लिया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था, यानी जीत लिया गया था। और जीत लिया जाने के कारण इन्हें समर्थन किससे था, फ्रांसीसियों से समर्थन था। तो भैया फ्रांसीसियों से समर्थन है। उसी समय आपको मैं बता देता हूं भाई कि नेपोलियन का युग भी आने वाला है ना। फ्रांस का जो नेपोलियन है राजा, आपने सुना होगा, है ना। सो वो भी आने वाले थे उसी समय, थोड़े समय बाद, है ना। तो टीपू सुल्तान के बहुत अच्छे संबंध थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सो भैया अंग्रेजों में ऐसी दिक्कत परेशानी पैदा हो गई कि यार फ्रांसीसियों से संबंध है और जीत भी रहा है व्यक्ति, तो सारा अंग्रेज घबराने लग गए। अब घबराने लग गए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। और वही चीज है कि घबराने के कारण अब एक अज्ञात परिवार में इनका जन्म हुआ था, हैदर अली का नहीं पता है। जन्म होता है 1721 में और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सैन्य जीवन के लिए इन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, जिसकी शुरुआत राजा चिक्का कृष्णराज बाडियार, हमने बात करी भी थी, है ना। सो बाडियार के साथ मैसूर की सेना में ये घुड़सवार के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। और शुरुआत मतलब ये शासन की शुरुआत है, ठीक है। हैदर अली पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन दिमाग इतना अच्छा था कि वो बुद्धिजीवी हुआ करते थे। बुद्धिजीवी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे और कूटनीति, साथ ही साथ सैन्य रूप से कुशल हुआ करते थे। तो इन सारे वाक चातुर्य तो था ही, कूटनीतिक दिमाग और कुशलता, रण कौशल, ये सारी चीजें एक व्यक्ति को महान बना देती और यही महानता के कारण ये धीरे धीरे उसी बाडियार वंश में मैसूर साम्राज्य के शासक बन जाते। वह 1761 में, कब की बात है ये, 1761 में मैसूर का शासक बन जाते हैं, ठीक है भैया। और हैदर अली ने फ्रांसीसियों से क्या करा, दोस्ती करी, और दोस्ती करके उन्होंने फ्रांसीसियों से बोला कि हमारी सेना को आपके जैसा चलना है, आपके जैसा बनाइए, तो आप लोग उसको ट्रेंड करिए। कैसे आपकी सेना ट्रेंड होती है, फ्रांस में कैसे सारी चीजें होती हैं, कैसे आर्मी को ट्रेंड किया जाता है। सो वो पूरा शिक्षण की शुरुआत फ्रांसीसियों के साथ इन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इससे क्या है कि भैया मजबूत हो गई सेना। तो उत्कृष्ट सैन्य कौशल के साथ उन्होंने क्या करा, निजाम की सेना और मराठों की सेना को पराजित किया। तभी तो भैया घबरा गए थे ना मराठा, निजाम, तभी तो अंग्रेजों ने सपोर्ट किया और तीनों ने एकजुट हो गए, गुट बना लिया। तो वो अलग चीज और कूटनीति अलग चीज है। सो हैदर अली ने अपनी सेना के साथ 1761 से 63 2 सालों में ही डोंड, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर, होसकोट, ये साउथ के आसपास की टेरिटरीज हैं उनके साम्राज्य की, वहां सब जगह जीत लिया और कब्जा कर लिया। अब ये किसी ना किसी की तो टेरिटरी, तो या तो निजाम की है, मराठाओं की है, तो भैया इससे समस्या हो गई। अपनी चतुरता मतलब चातुर्य की बात चल रही है, चातुर्य से जो समस्याएं उत्पन्न करने वाले दक्षिण भारतीय जो थे, दक्षिण भारत के, तमिलनाडु मतलब बेसिकली वहां की बात चल रही है, वो थे पॉलीगर लोग, है ना। पॉलीगरों को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया। किसने, हैदर अली ने। तो भैया पूरा साउथ में तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटका, केरला वाला भी क्षेत्र इनके अधीन हो रहा था। तो भाई हैदर अली को विजयनगर जो साम्राज्य हुआ कर रहा था, हमने पढ़ा है मध्यकालीन भारत में, समय से ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पॉलीगर जो हो रहे थे, जिनसे इनने अपने अधीन कर लिया था, और एक और हुआ करते थे पलक्कड़, इनको कहा जाता था। सो सैन्य प्रमुख और प्रशासन संचालकों के रूप में नियुक्त किया।
किन लोगों को? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में ये पॉलीगर या फिर इनको पलक्कड़ कहते थे। तो इनको हमेशा से सेना के रूप में, सेना संचालन के लिए और सेना में प्रमुख पदों पर इनको ही रखा जाता। तो हैदर अली ने अपने साथ किसको? इनको भी अपने अधीन कर लिया, पॉलीगरों को भी इनके साथ हो गए और काश्तकारों को भी अपने साथ कर लिया। तो जो लोग हैं भैया, ये इनका सपोर्ट बढ़ाते चले गए और ये शक्तिशाली बनते चले गए। यही चीज होते होते क्या हुआ, कुछ समय बाद माधवराव, जो हमने डिस्कस किया था मराठाओं में, क्योंकि वो पेशवा थे, है ना, और वो पेशवा थे, अब वो भैया अंग्रेजों से संबंध बना रहे थे और अंग्रेजों को चाहिए था सॉल्सेट और बसीन। हमने डिस्कस किया था जब वॉटसन आए थे इनके पास पूना में संधि करने के लिए। तो भैया तभी तो इन्होंने बताया था, माधवराव ने अंग्रेजों से बोला था कि भैया हमें हैदर अली के खिलाफ आप सहायता करिए, हम क्या करेंगे, हम आपको सहायता करेंगे। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया था, उनने बोला था कि नहीं भैया अभी हमें लड़ाई झगड़ा करने का है नहीं, है ना, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि हम आपके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे और ना ही कोई तीसरा आप पे युद्ध करता है तो उसका सपोर्ट करेंगे। इतना भी बहुत था कि भाई अंग्रेज एटलीस्ट तटस्थ रहेंगे। तो ये समस्या का विषय हो गई। इसी कारण क्या हुआ, मैसूर पर आक्रमण किया था किसने? मराठाओं ने। और जब मैसूर पर आक्रमण करा तो क्या हुआ, 1764, 66 और 71, इन तीनों में हैदर अली को पराजित कर दिया था। किसने? माधवराव ने। अच्छा, शक्तिशाली व्यक्ति थे। 72 में जब इनकी मृत्यु हुई माधवराव की, तभी से फिर मराठा में भी गड़बड़ हो गया था, मराठा साम्राज्य में हमने देख लिया था, है ना। सो मराठा लोगों ने शांति स्थापित करने के लिए क्या करा, हैदर अली को पैसे ऐसे देके शांत कर लिया कि भैया यार लड़ाई झगड़े मत करो, क्या ही मतलब। तो हैदर अली के पास पैसा भी आ गया और उस पैसा से अपनी सेना को और प्रशिक्षित करा। फायदा 1772 में माधवराव की मृत्यु हुई, और जब माधवराव की मृत्यु हुई तो भैया ये शक्तिशाली व्यक्ति था, इसके बाद कोई पेशवा ढंग का आया ही नहीं, है ना। फिर तभी तो लड़ाई हो जाती है नारायण राम राघोबा, और वही तो कारण बनता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध का। तो भैया हैदर अली ने 74 से 76 के बीच अब मराठाओं पे आक्रमण करना चालू किया। क्यों? क्योंकि नारायण राव को भी जल्दी फिर मार दिया था उनके ही चाचा राघोबा ने, हाँ। तो राघोबा से और वो सारी लड़ाई झगड़े चलते रहे। फिर नाना फडणवीस जब आएंगे तो थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक रहेगा, है ना। सो इस समय क्या है, मराठाओं पर आक्रमण करा हैदर अली ने और उनको बहुत परेशान किया, मराठाओं को, उनके क्षेत्रों को जीता भी। हैदर अली ने अपनी बुद्धि से नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और उसके साथ साथ जितने भी हारे थे क्षेत्र, जब आप देख रहे हो ना कि समय में जब हार गए थे मराठा माधवराव के नेतृत्व में, तो इन हारे हुए क्षेत्रों को भी क्या कर लिया, वापस प्राप्त कर लिया। मतलब हारी तो ले ही लिए और भी जीत लिए। तो इससे और मराठा परेशान हो जाएंगे। 1.5 वर्ष तक युद्ध बिना किसी परिणाम के जारी रहा और मद्रास के ऊपर आक्रमण करने के लिए हैदर ने अपनी रणनीति परिवर्तित की और मद्रास पर आक्रमण कर दिया। इससे मद्रास में अव्यवस्था और दहशत फैल गई, तो समस्या चालू हो गई। अब हुआ क्या, 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों ने हैदर के साथ मद्रास की संधि करी और इसी के साथ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी जीत के साथ, हैदर अली की जीत के साथ खत्म होगा। कौन सी संधि होगी, मद्रास की संधि होगी। इस संधि के कारण कई सारे कैदियों और विजित क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ, वो तो होता ही था। हैदर अली ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान करने का वादा किया था कि जब किसी अन्य राज्य पर आक्रमण होगा तो उसको वो सहायता करेंगे। कौन, अंग्रेज। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन समस्या अभी फिर होगी। कुछ समय तक माहौल ठीक रहा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। 1780 से 84 के बीच में ये युद्ध होगा और बीच में ही मृत्यु हो जाएगी किसकी, हैदर अली की 82 में। क्या पृष्ठभूमि रहती है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1771 में जब मराठा सेना और मैसूर दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो मराठा सेना ने मैसूर पर जब आक्रमण करा था, देखो यार 1767 से 69 2 साल पहला युद्ध रहा जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों की हार होने के कारण मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि। अब इस मद्रास की संधि में अंग्रेजों ने, ये कब हुई, 1769 में, अंग्रेजों ने यह वादा किया था हैदर अली से कि अगर आप पे कोई आक्रमण करता है तो हम आपका सहयोग करेंगे। करी थी ना,
हुआ ये कि 1771 में जब मराठाओं में माधवराव के नेतृत्व में अटैक किया, कहां? मैसूर पर, तो अंग्रेजों ने क्या करा, जो मद्रास की संधि के तहत इनको सपोर्ट करना चाहिए था उसका पालन नहीं किया, सपोर्ट ही नहीं किया, तो अब गुस्सा आएगा। तो उस समय हैदर अली ने उस पर विश्वास भंग करने का आरोप लगाया। किसने? हैदर अली ने अंग्रेजों पर, कि भैया आपने तो यार विश्वास के पात्र ही नहीं हो, आपने संधि करी थी और उसका मान नहीं रखा और आपने हमारा सहयोग नहीं करा, तो बहुत खरी खोटी सुना। हैदर अली ने सेना की बंदूकों, सोरा और सीसा की आवश्यकता को पूरा करने के मामले में फ्रांसीसियों को अधिक साधन संपन्न पाया था, क्योंकि भाई फ्रांसीसी लोग, हम बोल रहे हैं ना, आर्मी के मामले में उस समय वर्ल्ड के बेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो युद्ध सामग्री का जो आयात करना अब हैदर अली ने चालू कर दिया। किससे? फ्रांसीसियों से, और सेना को संगठित करना चालू कर दिया। इन संघर्षों के बढ़ने के कारण अंग्रेजों की चिंताएं बढ़ने लग गई, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, अंग्रेजों ने माहे आप देखेंगे तो फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी जो केरल में है। कहां है? केरल में। ठीक है, सो उसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके कारण अब फ्रांसीसी से दोस्ती किसकी? हैदर अली की। तो हैदर अली को वो सहायता के लिए बोलेंगे, तो हैदर अली क्या कर देते हैं कि भैया वो हैदर अली के संरक्षण में जगह थी, तो हैदर अली को अब युद्ध करना पड़ेगा, है ना। सो यही कारण बन जाता है दूसरे आंग्ल मैसूरी युद्ध का। तो क्या कारण था? बस कारण यही आ गया कि 1780 में जब माहे पर आक्रमण अंग्रेजों ने करा, तो अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध की हैदर अली ने घोषणा कर दी, और यही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहला जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, परिणाम कैसा निकलता है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में? अंतिम परिणाम, हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों और निजाम के साथ गठबंधन शुरू किया। देखो पहले वाले युद्ध में हमें पता है कि तीनों ने साथ दिया। किसने? मराठा, निजाम और अंग्रेज, ये तीन एकजुट हो गए थे, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से इन्हें तटस्थ कर दिया, इनको अपने साथ मिला लिया। अंग्रेज अकेले बचे, इन्हें भागा भागा के फोड़ा, हार गए। दूसरे युद्ध में फिर हैदर अली ने सोचा कि भैया इनको फिर अपने साथ मिलाया जाए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ मिलेंगे तो अपने को लॉस होगा। तो भाई हैदर अली ने क्या करा, गठबंधन कर लिया। किससे? मराठाओं और निजाम से। हैदर अली ने कर्नाटक राज्य पर आक्रमण किया और आरकोट पर कब्जा कर लिया। कहां पे? आरकोट पर। आरकोट पे निजाम के लिए बोल दिया था ना कि भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे। 1781 में कर्नल बैली, क्या नाम है? कर्नल बैली के अधीन अंग्रेजी सेना को इन्होंने पराजित कर दिया। अब इसी बीच क्या हुआ, अंग्रेजों ने आयरकूट, एक दूसरे व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में हैदर अली की तरफ से मराठा और निजाम दोनों को अलग कर दिया। अब ठीक है भैया, अब ये दो जब अलग हो गए, मराठा और निजाम, किससे? हैदर अली से, तो क्या होगा, हैदर अली ने साहसपूर्ण अंग्रेजों का सामना किया। क्या ही कर सकते हैं भाई, लड़ाई तो करनी है, हो ही गए, उतर गए मैदान में। तो इसी युद्ध में क्या होता है कि समस्या हो जाती है। नवंबर 1781 में पोर्टो नोवो ये जगह का नाम है, इसको अभी तमिलनाडु में है, इसको परगनी पेटाई कहा जाता है तमिलनाडु में, है ना, पोर्टो नोवो कहा जाता है। इसमें एक बार हैदर अली को पराजय का सामना करना पड़ा। कब? 1781। लेकिन यह देखने को मिलता है कि हैदर अली ने अपनी सेनाओं को फिर संगठित किया। हैदर अली ने अंग्रेजों को फिर पराजित करके उनके सेनापति ब्रैथवेट को बंदी बना लिया, और हैदर अली की इसी समय हो जाती है मृत्यु, कैंसर के कारण। कब होती है? 7 दिसंबर 1782। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इनके बेटे ने आपा खोया नहीं, बेटा टीपू सुल्तान है, जिसकी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो टीपू सुल्तान ने बिना किसी सकारात्मक परिणाम के 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। क्या कर सकते हैं, पिताजी तो चलेगा लेकिन युद्ध तो जारी रखना है, तो टीपू सुल्तान लड़ रहे। युद्ध ऐसा हो जाता है कि वो कोई निर्णायक रूप से निर्णय नहीं निकल पाता, तो अनिर्णायक युद्ध हो रहा था, कोई जीत रहा था, हार रहा था, जीत रहा था, हार रहा था, ऐसे ही चल रहा था। तो इससे तंग आकर दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुन लिया कि छोड़ो यार, लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं। तो 84 में, है ना, मैंगलोर की संधि होती। क्या? मैंगलोर की संधि कब होती है? मार्च 1784।
इसी के साथ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। दोनों पक्षों ने क्या किया, जो भी एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र थे वापस लौटा दिए, बात ही खत्म। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी टीपू सुल्तान के बारे में समझ लेते हैं भैया, क्योंकि अब इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो टीपू सुल्तान 1750 में नवंबर में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है भैया, हैदर अली का जन्म कब हुआ था? हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 में। ठीक है, और 1750 में किसका जन्म हो जाता है? इनके बेटे का, जिनका नाम क्या है? टीपू सुल्तान। ठीक है, 1750 नवंबर। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा हुआ करता था और ये महान योद्धा था, जिसे महान नाम मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? मैसूर टाइगर, द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, टीपू सुल्तान के उच्च शिक्षा ग्रहण करी थी, तो बहुत शिक्षित व्यक्ति था। भारत में पहली बार ऐसा कहा जाता है कि तोप मिसाइल बनाने का काम भी किसने कर दिया था? इन्हीं ने करा था। इनको अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू ये सारी भाषाएं आती थी। टीपू के अंदर अपने पिता जैसे ही गुण थे, मतलब ये तो शिक्षित थे, पिताजी अशिक्षित थे। एक क्वालिटी ज्यादा है इनमें, शिक्षा है। पिताजी अशिक्षित होने के बाद इतने कुशल थे, ये शिक्षित हैं और बाकी के पिताजी के सारे गुण भी इनमें विद्यमान है। तो मतलब पिताजी से बड़े ही होंगे ये इस प्रकार से। सो अपने पिता हैदर अली की तरह एक कुशल सैन्य बल, उत्थान और रखरखाव, इस पर ही इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया ज्यादा। और उसके कारण क्या होता है, ये देख पा रहे हैं टीपू सुल्तान, शेर मैसूर, चतुराईपूर्ण फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड, है ना? फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड के साथ यूरोपीय मॉडल पे इन्होंने अपनी सेना जमाई। बहुत बढ़िया। टीपू सुल्तान ने सैनिकों को प्रशिक्षण करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की सहायता ली, लेकिन फ्रांसीसियों को इकट्ठा होने नहीं दिया, उनको विकसित होने नहीं दिया। समझ रहे हो, ये दिमाग का काम है ना। टीपू को नौसेना के बल के महत्व के बारे में भी जानकारी थी कि भैया नौसेना होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक केवल हम आर्मी पे टिके हुए हैं, आर्मी पर ही क्या है, डिपेंडेंट है। अभी हमको नौसेना, नेवी पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो इनने भैया नौसेना पे भी काम करना चालू किया। 1796 में टीपू ने एक नौ वाहन बोर्ड का निर्माण किया और 22 युद्ध पोतों और साथ ही साथ 20 लड़ाकू जहाजों के बेड़े का निर्माण कराया। उस देश के अंदर मैंगलोर, वाजिदाबाद, मोलीदाबाद यहां 3 डॉक यार्ड भी स्थापित करे, जहां पर बंदरगाह में मतलब वो पूरी व्यवस्था हो उनके सारे युद्ध क्षेत्र के लिए या युद्ध की जो सामग्रियां उनको रखने के लिए। ठीक है, सो ये योजनाएं उनकी फुलफिल हो नहीं पाई। ये सारी योजनाएं बनाई थी लेकिन वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, 1799 में मई में एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, टीपू के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके पास हुआ करती थी। इसने पूरे भारत देश में रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, रॉकेट प्रणाली, पहला रॉकेट बनाने का श्रेय भैया इनको ही है, मतलब ऑफिशियली। उसने साथ ही रॉकेट संचालन की व्यवस्था करते हुए एक सैन्य पुस्तिका भी लिखी हुई थी, जिसमें पूरी जानकारी थी। रेशम उत्पादन भी इन्होंने मैसूर राज्य में स्टार्ट कराया, जो आज बहुत ज्यादा है भाई। पूरा मैसूर राज्य में रेशम का उत्पादन अच्छा खासा होता है। टीपू लोकतंत्र का प्रेमी और महान कूटनीतिज्ञ हुआ करता था। 1797 में जैकोबिन क्लब, हमने देखा है कि 1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी वो जैकोबिन क्लब ने करी थी। सो फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी 1797 में ली थी और श्रीरंगपट्टनम जो इनकी राजधानी हुआ कर रही थी, फ्रांसीसी सैनिकों को वहां पे समर्थन दिया था। टीपू खुद जैकोबिन क्लब का सदस्य बन चुका था और स्वयं को नागरिक टीपू, क्योंकि वहां पे अभी मैसोर एंड मतलब नागरिक और नागरिका का हो गया था काम। पहले मैडम एंड महोदया वाला चलता था, सर एंड मैडम वाला, वो छोड़ के नागरिक हो गए थे सब। सो नागरिक टीपू खुद को बोलता था। कौन? टीपू। साथ ही साथ स्वतंत्रता का वृक्ष भी इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। तो जब इतना ज्यादा फ्रांसीसियों से कनेक्ट है, दोस्ती यारी हो गई, तो अंग्रेज तो अब भैया
गुस्सा तो होंगे ही ना, क्योंकि उनके तो कट्टर दुश्मन है फ्रांसीसी। तो यही कारण बनता है कि होगा ही युद्ध, और क्या ही कर सकते हैं। चलिए, तो मैंगलोर की संधि करी दूसरे युद्ध के बाद ना, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1784 में मार्च में, ये मैंगलोर की संधि कर लेते हैं। अब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य विवाद जो चल रहे थे, ये पर्याप्त नहीं था उन विवादों को सॉल्व करने के लिए मैंगलोर की संधि। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं था भाई, अपने अपने जो विजित क्षेत्र हैं एक दूसरे ने वो वापस कर दिए थे, बस बात खत्म, लड़ाई खत्म। तो इससे आदमी सेटिस्फाइड थोड़ी ना होता यार, लॉस तो दोनों को हुआ है, बस विजित क्षेत्र मिल गए वापस, लेकिन जो लोग मरे हैं, जो खर्चा हुआ है, वो सारी चीजें उसका क्या। तो ये मैंगलोर की संधि पर्याप्त थी नहीं। तो इस पे क्या हो गया कि दोनों ही दक्कन मतलब दक्षिण पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का लक्ष्य रखते थे, और दोनों तरफ से एक दूसरे से टक्कर चलती रह रही थी, और चलेगी भाई, क्यों नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। सो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अचानक से शुरू हो जाता। क्यों हुआ? जब टीपू ने अंग्रेजों को एक सहयोगी त्रावणकोर केरल में ही जगह है, तो त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया टीपू ने। अब वो अंग्रेजों के सहयोगी हुआ करते थे, तो अंग्रेज उसको बचाने के लिए आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो यही हुआ। त्रावणकोर ऐसा व्यक्ति था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। ठीक है, तो त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डचों से जलकल और कल्लानोर खरीदा था, है ना। ये व्यक्ति विशेष था त्रावणकोर। टीपू की एक जागीरदारी भी हुआ करती थी। टीपू ने त्रावणकोर के जो कृत्य हैं, उन कृत्यों से मन से काम कर रहा था, तो उनने संप्रभुता के उल्लंघन का इस पे क्या डाला, त्रावणकोर व्यक्ति। त्रावणकोर जगह भी है, केरल को त्रावणकोर भी कहते हैं, है ना। तो त्रावणकोर व्यक्ति को क्या किया कि इसने क्या किया है, उल्लंघन किया है संप्रभुता का, और इस उल्लंघन के कारण इस पे अटैक कर देता है त्रावणकोर। तो त्रावणकोर पे अटैक किया तो अंग्रेज छटक जाते हैं, क्योंकि उनका मित्र है। तो तीसरा युद्ध यहीं से हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के साथ अपने संबंधों को सुधारने के प्रयासों के साथ टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा इन द सेंस नियंत्रण कर लिया, खुद शासक बनेगा उसके बाद, ऑब्वियस सी बात है, और सैन्य संसाधनों को बेहतर करने का प्रयास करता रहा। उसके लिए फ्रांसीसियों की मदद ली, हालांकि फ्रांसीसियों को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन ठीक है। टीपू ने मैंगलोर की संधि के खिलाफ क्या किया कि युद्ध के दौरान पकड़े गए अंग्रेजी कैदियों को मुक्त करने से इनकार कर दिया। जब मुक्त करने से इनकार कर दिया तो अंग्रेज लोग अब गुस्सा हो जाएंगे, और अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ दिया और मैसूर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि त्रावणकोर भी उनमें से एक। तो टीपू की बढ़ती शक्ति से लोग जल रहे थे। कौन कौन जल रहे थे? निजाम और मराठा। तो भैया ये क्या करेंगे, अंग्रेजों से मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो इसके लिए 1790 में टीपू ने थोड़ा दिमाग लगाया और जनरल मिडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हरा दिया। जनरल मिडोज जो है ये व्यक्ति विशेष फ्रांसीसी। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व को संभाला। ये जनरल मिडोज जो है ये ब्रिटिश सेना के नेतृत्व करता है, तो इनके नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया। इनकी जगह कौन लेंगे? अब लॉर्ड कॉर्नवालिस लेंगे। सो कॉर्नवालिस ने ये नेतृत्व संभाला, और बड़े सैन्य बल के साथ अंबूर, बेल्लोर यहां होते हुए ये कहां पहुंच गए? बेंगलोर पहुंच गए 1791 मार्च को, और वहां से श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच जाते हैं। कौन भैया? कॉर्नवालिस। और ये भैया महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने इस युद्ध में हराया है टीपू सुल्तान को बाकायदा। ठीक है। अंत में मराठाओं और निजाम के समर्थन के साथ अंग्रेजों ने फिर से क्या किया? दूसरी बार श्रीरंगपट्टनम पर अटैक कर दिया। टीपू अपनी पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों से डट के सामना कर रहा था, लेकिन भैया हार जाता है एट द एंड। और फाइनली 1792 में श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी उसकी संधि करनी पड़ती है इनको मजबूरन, किसको? टीपू सुल्तान को, और इसी के साथ युद्ध हो जाता है समाप्त। यह युद्ध मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स, निजाम और मराठाओं, इन तीनों ने सहयोग किया था, तो इनको मिल जाता है इस संधि के तहत मैसूर का आधा क्षेत्र। अच्छा, होता ये है कि लोग बाग चाह रहे थे, इनने सपोर्ट किया किसने? मराठा और निजाम ने। तो इन लोग चाह रहे थे कि हमने सब सपोर्ट किया तो हमें अच्छी चीजें मिले, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। क्या धोखा दे दिया? कि मराठाओं वाले क्षेत्र, जो अच्छे क्षेत्र थे मैसूर वाले, वो खुद रख लिए, और बाकी के ऐसे ही क्षेत्र जहां ज्यादा राजस्व वसूली नहीं थी, व्यापार के साधन भी नहीं थे उचित, तो वो क्षेत्र किसको दे दिए? मराठा और निजाम को। तो ये युद्ध भी हो जाता है इसी कारण। किसका युद्ध हो जाता है? मराठाओं में तनातनी हो जाती है।
अंग्रेजों और मराठों। चलिए ठीक है। बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाणिज्यिक रूप से बहुत ही सहूलियत है, साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक डेवलप हो चुके हैं। तो वो क्या है, अंग्रेजों को मिल जाते हैं, लेकिन मराठाओं को तुंगभद्रा जो कृष्णा की सहायक नदी है और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र मिले। और आश्चर्य की बात क्या है कि निजाम ने कृष्णा नदी से लेकर पिन्नार नदी तक इन क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर लिया। ठीक है भैया। इसके अतिरिक्त टीपू ने 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में दिए। टीपू की हालत खराब हो गई। ठीक है, तो युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा भुगतान तुरंत मांगा, बाकी का किस्तों में दिया जाना था, जिसके कारण टीपू के 2 बेटे हुआ करते थे, उनको अंग्रेजों ने बंदी बना के रख लिया कि भैया जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक ये हमारे अंडर में रहेंगे। सो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण धीरे 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 दक्षिण भारत में टीपू की जो प्रभावशाली स्थिति थी वो कमजोर होती चली गई और ब्रिटिश वर्चस्व जो है इस युद्ध के कारण बढ़ जाता है। अब बस क्या था कि स्थिति खराब हो ही गई थी, वो एक प्रकार से जो शक्ति थी, टीपू का नाम चलता था, भैया वो कमजोर हो गया है। अब बस उस वृक्ष को गिराना है, यानी टीपू को खत्म करना है, यही चीज बची है और उसके साथ खत्म हो जाएगा क्या, आपका पूरा का पूरा मैसूर साम्राज्य। और वही हुआ। 3 युद्ध हो चुके हैं भैया, हो गए ना 3 युद्ध, एक 67 से 69 तक, दूसरा कब हुआ 80 से 84 तक, तीसरा कब हुआ, तीसरा कब 90 से 92 तक, और चौथा अब बचा है जो होगा 99 में। तो वही होगा। चलो देख लेते हैं आगे क्या हो जाता है, क्योंकि अब इनका तो वो बचा ही नहीं ना वर्चस्व, किसका, टीपू सुल्तान का। चौथे युद्ध की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं भैया। चौथे आंग्ल मराठा लिख गया यहाँ पे, मैसूर है ना, क्या है, मैसूर। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, यानी कि 1792 से 99, ये वो अवधि है जब यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि करी गई थी और उसके बाद जब ये नया युद्ध चालू हो रहा है 1799। तो इस अवधि की अंग्रेजों और टीपू सुल्तान ने अपनी क्या करी, कोशिश करी कि जो क्षति हुई थी उसको पूरा किया जाए, पूर्ति करी। संधि की समस्त शर्तों को पूर्ण कर लिया था और उनके पुत्रों को मुक्त कर दिया गया था। किसको, जो 2 पुत्र रखे थे ना बंधक बना के, तो टीपू ने वो वापस ले लिए थे, उन्होंने पूरी संधि की शर्तें पूरी कर दी थी, 2 करोड़ रुपए चुका भी दिए थे और सारे क्षेत्र दे दिए थे। 1796 में वाडियार वंश जो थे, जहां पे मैसूर वंश चल रहा था, जहां से फिर ये लोग आए, तो वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो जाती है, उनके अधीन ही तो ये चल रहे थे। ठीक है, तो उस समय टीपू ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, कहां का, वाडियार वंश पूरा, और साथ ही पिछले युद्ध में अपनी जो अपमानजनक पराजय हुई थी उसका बदला लेने का निर्णय कर लिया। और 1798 में यहां पे व्यक्ति विशेष चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली आ जाएंगे, है ना, लॉर्ड वेलेजली आ जाएंगे। सो वेलेजली को सर जॉन सोर के बाद गवर्नर बनाया गया था। इससे पहले जॉन सोर थे और आज तो चिपकी नहीं थी। वेलेजली थोड़ा समझदार व्यक्ति था, सहायक संधियां करता रहता था। सो देखते ही देखते फ्रांस के साथ टीपू के जो बढ़ते संबंध थे, वेलेजली को वो अच्छा नहीं लगा कि भैया ये इनके संबंध फ्रांस से बढ़ रहे हैं। टीपू सुल्तान, उसी समय नेपोलियन भी भारत मतलब फ्रांस में बहुत कहर मचा रहा था, अच्छे अच्छों को फोड़ रहा था। तो उसको ये ना लगा कि कहीं इनका सपोर्ट करने के लिए कौन, नेपोलियन भारत ना आ जाए। वेलेजली को बड़ा डर लगा, चिंता हो गई। तो बस टीपू के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने चालू कर दिया सहायक संधि प्रणाली। किसने, वेलेजली ने। और सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से सबको अधीन करने का विवश किया कि अपने अधीन रख लेंगे, किसको, बाकी राज्यों। अंग्रेजों ने टीपू पर विश्वासघात के इरादे से अरब, अफगानिस्तान और फ्रांसीसी द्वीप हुआ करते थे उस समय, मॉरिशस और वर्साय, इन जगहों पे गुप्तचर भेजकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। अंग्रेजों ने टीपू पे आरोप लगाया कि भैया आप फ्रांसीसियों के साथ मिलकर सहायक संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब जो संधि चल रही है, जो शांति संधि, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और आप हमारे देश में फ्रांसीसियों के साथ मिलकर हम पे क्या करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं। तो भैया षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। और इस आरोप से भी वेलेजली संतुष्ट नहीं हुआ। इसी कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। अब भैया शुरू हो जाता है तो क्या करेंगे, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच शांति का आश्वासन नहीं दे सकी, क्योंकि शांति भंग हो चुकी थी। लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक गठबंधन को स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है,
टीपू आगे चलकर फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर लेता है, जिससे अंग्रेजों ने खतरे के रूप में देखा और इस पे क्या कर देता है, सहायक संधि जो थी 1798 में बेले जली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत कर ली थी। ठीक है, और इसी संधि के साथ क्या होता था कि जितने भी सहयोगी हैं, सहयोगी मतलब जो इस संधि को स्वीकार करेंगे, तो भारतीय राज्य के शासकों को शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेज सुरक्षा प्रदान करेगी, जिसके लिए वो सेना रखेगी, और ब्रिटिश सेना की जो रख रखाव है उसके लिए आर्थिक रूप से भुगतान कौन करेगा, वही भारतीय राज्य करेगा। ठीक है, कभी कभी यह हालत होती थी कि शासक वार्षिक रूप से पैसे का भुगतान नहीं कर पाता था, तो भैया क्या करेंगे, उस जगह का वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप देंगे कि भैया आप ही कर लो वसूल। ठीक है, हैदराबाद का निजाम पहला भारतीय शासक हुआ करता था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, हस्ताक्षर किए थे 1798 में ही, और इसके अंदर यह उल्लेख किया गया था कि सहायक संधि करने वाले देसी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे या अंग्रेजों की सहमति के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मतलब अगर किसी से युद्ध संधि इत्यादि कुछ करना है तो अंग्रेजों की सहमति हो तभी करना, उनकी सहमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सहायक संधि में बहुत बड़ा एक क्लॉज रख दिया था। ठीक है, अब वो समस्या थी। ठीक है, सो जो राज्य तुलनात्मक रूप से मजबूर और शक्तिशाली थे, मतलब उन्हें अपनी सेनाएं रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यहां पे उनकी सेनाओं में ब्रिटिश सेनापति बनाया जाएगा, है ना, सेनापति ब्रिटिश होगा, ऐसा कर दिया था। इसके अंदर एक और बात थी कि सहायक संधि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन वो करने लग गई, ये समस्या का विषय है। ठीक है, मनमाने ढंग से निर्धारित और भारी भरकम आर्थिक भुगतान के कारण राजाओं की व्यवस्था खराब हो गई, अर्थव्यवस्था क्या कर सकता है, और राज्यों के लोगों को और गरीब पे गरीब, क्योंकि राजा तो भैया उनको पैसा देना है तो वो टैक्स पे टैक्स लेंगे और गरीब जनता ही टैक्स देगी, तो वो टैक्स के बोझ के तले दब जाएगी। तो उससे भारत के जो लोग हैं या जो प्रजा है, जो जनता है, वो भी अब परेशान होना चालू हो जाएगी। ब्रिटिश भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना रख सकते थे, कौन, ब्रिटिशर्स। अब हो क्या रहा है कि पैसा कौन दे रहा है, सेना के रख रखा होगा, वो राज्य के राजा दे रहे हैं ना, तो इनको समस्या क्या है, ये तो और बड़ी सेनाएं रख सकते थे। ठीक है, तो सभी लोग संरक्षित सहयोगी की रक्षा और विदेशी संबंधों को नियंत्रण करने लग गए। अंग्रेज शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती धीरे धीरे करते रह गए। तो अब यहां पे ब्रिटिश सेना बढ़ती चली जा रही है ना, कहां बढ़ती चली जा रही है, उन राज्यों में। ठीक, 17 अप्रैल को फाइनलाइज होता है 1799 को, युद्ध शुरू हो जाता है, ज्यादा नहीं चलता, 4 मई को ही चलता है 1799 तक, है ना, अप्रैल से मई। तो इसमें क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसके, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट से पराजित होता है और फिर दोबारा युद्ध होता है तो जनरल हैरिस से हार जाता है, और हारते हारते लॉर्ड वेलेजली का भाई था आर्थर वेलेजली, इसने भी चौथे आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था, और मराठा और निजामों ने फिर से अंग्रेजों की सहायता की, क्योंकि मराठाओं को टीपू के राज्य का आधा भाग देने का वचन किया था, किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि निजाम पहले ही सहायक संधि कर चुके थे, तो उन्हें तो फायदा था ही, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, सो इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी कब, 4 मई के दिन 1799। कहां होगी, श्रीरंगपट्टनम में, और मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। सभी खजाने अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिए गए, किसके, टीपू के। अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि से मैसूर के पुराने जो हिंदू शाही परिवार था उसके व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी जबरदस्ती। ठीक है, मैसूर को अपने अधीन करते करते अंग्रेजों को टोटल लग गए 32 साल लग गए। क्यों लग गए 32 साल, क्योंकि 1767 में पहला युद्ध हुआ था, 1799 में चौथा युद्ध होता है और आखिरी होता है, तो यहाँ पे आपका 32 साल का सफर रहता है 4 युद्ध का। मराठाओं से 43 साल में 3 युद्ध करे, है ना, और उन्हें हिट्टा कर पाए। चलिए बढ़िया। दक्कन में फ्रांसीसी फिर से प्रवर्तन मतलब परिवर्तन का खतरा जो था वो भी समाप्त हो गया फ्रांसीसियों के लिए, कि फ्रांसीसी ही खत्म होगा, उनके सपोर्ट करने वाले को अपने अधीन कर लिया, तो फ्रांसीसियों को सपोर्ट कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि सहायक संधि करा दी। सहायक संधि में साफ सुथरे तौर पर लिखा है कि अंग्रेजों का दोस्त आपका दोस्त, अंग्रेजों का दुश्मन आपका दुश्मन, बिना कुछ अंग्रेजों से पूछे आप कोई संधि, युद्ध इत्यादि कुछ नहीं कर सकते।
पत्राचार भी नहीं कर सकते, तो क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा भैया। और फाइनली अब क्या हो गया यहाँ पे अंग्रेजों में, यहां देख लीजिए, ये वो क्षेत्र है जहां पे अंग्रेजों का अभी तक कब्जा हमने करा दिया है। ये वाला क्षेत्र हो गया बंगाल, ठीक है। मराठाओं पे हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। ये मैसूर वाला क्षेत्र भी अब इनके पास आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो यार, ये चुटपुट राजे रजवाड़े कोई बड़े नहीं है, सहायक संधियां थोप दी गई थी, अवध इधर हो गया था, दिल्ली का कब्जा हो गया था। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये सिख साम्राज्य है उस समय का, सिख साम्राज्य, ठीक है। राजा रणजीत सिंह यहाँ पे शासन कर रहे हैं। अब यही एकमात्र शक्तिशाली शासन बचा है जिसको अंग्रेजों को कब्जा करना है, ठीक है भाई। तो हमने ये देख लिया बंगाल शुरुआत कब से करी, 1757 से, और 1764 में फाइनली हो जाते हैं। 1765 में सहायक संधि के तहत राजस्व वसूली और सारी चीजें कर लेते हैं। सहायक संधि क्या है, ये डायरेक्ट ही दीवानी है और वो सब ले लेते हैं। यहां से शुरुआत होती है मराठाओं के साथ, शुरुआत होगी आपकी, कब से शुरुआत होगी, अच्छा मैसूर देख लेते हैं पहले। मैसूर हमने देखा 1767 से 1799 तक, ठीक है। शुरुआत यहां से यहां। अब भैया यहां पे जो शुरुआत होगी वो होगी 1775 से 1818, है ना, मराठा। तो 1818 तक पहुंच गई है सारी गाड़ी। अब थोड़ा सा यहाँ पे माहौल होगा 38-40 में, 44 में होगा, 1844 लॉर्ड डलहौजी के समय पे ये सारी चीजें होंगी, लॉर्ड डलहौजी के बाद तक हो पाती। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई, है ना। मतलब अपन ने मराठा, मैसूर और बंगाल, ये 3 प्रमुख थे जिनको कवर कर लिया है। अब अपन सिखों पे जाएंगे, सिख साम्राज्य देखेंगे और फिर सहायक संधि और क्या क्या कैसी कैसी सारी चीजें करी वो भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।